सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है हिंदी वर्णमाला और उच्चारण स्थान। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में पहला प्रश्न आता है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। प्यारे बच्चों, वर्ण की यदि बात करूं तो वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के परस्पर मिलने से ही शब्द बनते हैं। वर्ण शब्द ध्वनि व ध्वनि प्रतीकों दोनों के लिए प्रयोग होता है। इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। आइए हम वर्ण व्यवस्था या हिंदी वर्णमाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आता है, वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, ट, प। पहले बच्चों, वर्ण की परिभाषा देखिए। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होता है। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प आदि। पहले बच्चों, अब प्रश्न आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 5 श्रुतवर्ण एवं 2 आगत वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह,
33 व्यंजन, 5 संयुक्त वर्ण एवं 2 आगत वर्ण होते हैं। और इसके अलावा अड़े एवं ढ हिंदी भाषा की विकसित ध्वनियां हैं, विकसित वर्ण या ध्वनियां हैं। पहले बच्चों, हिंदी भाषा संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसलिए हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों का उच्चारण आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, तभी आप शुद्ध हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी वर्णमाला के बाद वर्ण और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में मैंने वर्ण की परिभाषा और इसके उदाहरण बताए, एक बार फिर देख लीजिए। प्रश्न आता है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प आदि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्ण के प्रकार, आप इसको वर्ण के भेद भी कह सकते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। प्रश्न आता है, स्वर किसे कहते हैं, इससे के कितने भेद हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ग्यारह स्वर होते हैं। कौन से होते हैं 11 स्वर? ए, आ, ई, उ, री। पहले बच्चों, हिंदी वर्णमाला में री एक स्वर है। इसका उच्चारण र के ऊपर, री का जो उच्चारण, री को उच्चारण जो होता है वो र ई, री, र ई, री की तरह से किया जाता है। हिंदी
वर्णमाला में जो 11 स्वर होते हैं वो देखिए, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। बच्चों हिंदी वर्णमाला में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, वो अंग और अह को भी स्वरों के अंतर्गत ही जोड़ लेते हैं, लेकिन अंग और अह अयोगवा होते हैं। प्रश्न आ जाता है, अक्सर आता है, अयोगवहा किसे कहते हैं? अयोगवहा किसे कहते हैं? जिन वर्णों का अपना कोई आधार नहीं होता, बल्कि अन्य वर्णों का आधार लेकर लिखे जाते हैं, ऐसे वर्णों को अयोगवहा कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका अपना कोई आधार नहीं होता और अन्य वर्णों का आधार लेकर लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अयोगवा की परिभाषा देखिए, ऐसे वर्ण जिनका अपना कोई आधार नहीं होता, बल्कि अन्य वर्णों का आधार लेकर लिखे जाते हैं, ऐसे वर्ण अयोगवहा कहलाते हैं। जैसे अंग और अह। अरे बच्चों, जैसे आपको लिखना है लंगूर, ल का सहारा लेकर लंगूर, जैसे अंग। इसी प्रकार अह देखिए, प्रातः है। जिन वर्णों का अपना कोई आधार नहीं होता, अन्य वर्णों का आधार लेकर लिखे जाते हैं, ऐसे वर्ण अयोगवहा कहलाते हैं। हिंदी में 2 अयोगवा होते हैं, अंग और अह। अरे बच्चों, अब हम स्वर और इसके भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करेंगे। वर्ण की परिभाषा फिर सुन लीजिए। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवहा, 5 संयुक्त अक्षर और अड़ और ढ 2 ऐसी ध्वनियां हैं जो हिंदी भाषा ने स्वयं विकसित की हैं। ज और फ 2 ऐसे वर्ण हैं जो उर्दू और अरबी भाषा से आए हैं। ऐसे विदेशी शब्द जो आजकल हिंदी भाषा में बाखूबी प्रयोग किए जाते हैं, वो ज और फ हैं। जैसे आप औरंगजेब लिखते हैं, ज के नीचे बिंदु लगा देते हैं, फ फरियाद लिखते हैं, और भी फ और जैसे लिखे जाने वाले जो शब्द हैं, उनके नीचे अरबी और उर्दू के जो शब्द होते हैं,
वे व्यंजन, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं स्वर वे वर्ण होते हैं जो अन्य वर्णों का सहारा लिए बिना बोले जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के 3 भेद दर्शाए गए हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। जबकि प्लुत स्वर के नाम पर कोई स्वर नहीं होता। देखिए स्वर के प्रकार। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ओ और री। हिंदी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। लेकिन अगर मात्रा की गिनती की बात की जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री आदि। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, औ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर। पहले बच्चों हिंदी में प्लुत स्वर का कहीं प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो लगभग 99% ज्यों का त्यों संस्कृत से हिंदी में आया है। इसलिए संस्कृत भाषा के अनुसार स्वर का एक भेद और दिया गया है जिसे प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। आप इसे कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
3 गुना समय लगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, ओम, जैसे ओम, ओम शब्द को जब लंबा खींचते हैं, जब आप योगा आदि करते हैं तो ओम का उच्चारण जब करते हैं तो अन्य स्वरों से 3 गुना समय ज्यादा लगता है। जैसे ओम, इस तरह से ये आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। मेरे बच्चों, ये थे स्वर के 3 भेद। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। तो जब तक आपको वर्ण व्यवस्था अर्थात वर्ण और इसके भेद, स्वर और इसके भेद अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपको संधि, समास और इसके आगे का जो व्याकरण है वो नहीं आएगा। आप कह सकते हैं हिंदी व्याकरण को सीखने के लिए वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। तो इस पाठ को आप बिल्कुल आधार मानकर सीखें। इसके बाद है वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करती है। परिभाषा की है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख अर्थात मुख के भिन्न भिन्न अंगों या अवयवों को स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, च, ट, त, प आदि। अरे बच्चों, पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्ण व्यवस्था के अंदर 33 व्यंजन होते हैं, जिनमें से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से लेकर मैं तक 25 व्यंजन आते हैं। प्रश्न आता है निम्नलिखित व्यंजन किस भेद के अंतर्गत आता है? यदि आपको व्यंजन के
आप व्यंजन के भेदों का चुनाव कर सकते हैं, व्यंजन का चुनाव कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर मैं तक अर्थात कै वर्ग कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ और मैं। कैसे लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। नंबर 2 अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जो स्पर्श और ऊष्म के बीच स्थित होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है ऐसे व्यंजन जो स्पर्श और ऊष्म के बीच स्थित हों, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। बच्चों इन 4 व्यंजनों को अर्थात अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म। ऊष्म मतलब ऊष्मा। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से गरम हवा निकलती है, उष्मा अर्थात गर्मी अर्थात गरम। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से हवा घर्षण के साथ निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे स, और है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको स्वर के बाद व्यंजन के तीनों महत्वपूर्ण भेद अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अब हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत प्रयोग होने वाले संयुक्त अक्षरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ऐसा अध्ययन, ऐसा विश्लेषण एक बार सीखने के बाद आप कभी भुला नहीं पाएंगे। और हमारा सौभाग्य है कि हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, हमारी राजभाषा भी हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। इसलिए हिंदी को लेकर हमें और भी ज्यादा सक्षम होने की आवश्यकता है। मातृभाषा ऐसी भाषा जिसे हम माँ का दूध पीते पीते सीख जाते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। और हिंदी हमारे लिए मातृभाषा है।
जिसको हमने माँ का दूध पीते पीते सीख लिया। इसलिए हमारी हिंदी, आपकी हिंदी और भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में या हिंदी वर्ण व्यवस्था में मुख्य रूप से 5 संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। मैं आज आपको इन 5 संयुक्त वर्णों का वर्ण विन्यास भी करके बताऊंगा। तो 5 संयुक्त वर्ण हैं क्ष, त्र, हिंदी में इसका उच्चारण ग, जैसे ग जमा य जमा ए, लेकिन संस्कृत में इसका उच्चारण ज, क्ष, त्र, ज, श्र और ग। पहले बच्चों, क्ष जो वर्ण है, क्ष जो संयुक्त अक्षर है वो बना है क जमा स जमा ए के मेल से। इसी प्रकार त जमा ग जमा ए, त्र। संस्कृत भाषा में जो ज आई है हमारी हिंदी में, उसका वर्ण विन्यास है ज जमा य जमा ए। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ज का रूप बदलकर ग हो गया है। अगर हिंदी की बात करूं तो इसका वर्ण विन्यास बनेगा ग जमा य जमा ए, ग। जैसे आज्ञा, ग। जैसे ज्ञानी, ग जमा य जमा ए, ग। लेकिन संस्कृत में आपने बाबा रामदेव का यदि उच्चारण सुना हो, वो हमेशा विज्ञान को विज्ञान, ज्ञान को ज्ञान आदि बोलते हैं। लेकिन हिंदी में जो प्रचलित हो गया है वो ज्ञान की बजाय ज्ञान और विज्ञान की बजाय विज्ञान की बजाय हम विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर वैज्ञानिक को संस्कृत के उच्चारण के अनुसार बोलना हो वैज्ञानिक, लेकिन हिंदी में वैज्ञानिक। श्र के संयुक्त वर्ण देखिए, स सलगमवाई जमा रे जमा ए। इसी प्रकार ग द जमा य जमा ए। जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, विद्या लिखते हैं, इसी प्रकार श्रीमान लिखते हैं, श्रम लिखते हैं, श्रमिक लिखते हैं। पहले बच्चों, ये थे हिंदी वर्णमाला के 5 महत्वपूर्ण संयुक्त अक्षर वर्ण विन्यास के साथ। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। पहले बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 2 आगत वर्ण भी होते हैं।
दो आगत वर्ण जो उर्दू और फारसी शब्दों को जब हम लिखते हैं इन दो आगत वर्णों का अक्सर प्रयोग होता है, जैसे ज और फ। जैसे औरंगजेब, आपने लिखा होगा औरंगजेब शब्द जब लिखा होता है वहां ज के नीचे बिंदी लगी होती है। औरंगजेब अकेली जेब भी आपने देखी हो। जांबाज, जांबाज। इसके अलावा जैसे फरामोश, फरामोश। सरफरोशी, सरफरोशी। अरे बच्चों, ये थे हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले दो आगत वर्ण। इसके अलावा अड़ और ढ दो ऐसे व्यंजन हैं जिनको हिंदी ने विकसित कर लिया है। पेड़ जब हम लिखते थे, पेड़, जड़, हमारे पास कोई वर्ण ही नहीं था। पेड़, जड़ आदि लिखने के लिए धड़, तो हिंदी ने ड के नीचे ये बिंदी लगाकर अड़ै नए वर्ण का विकास कर लिया है। इसी प्रकार ढ के नीचे बिंदी लगाकर ढ का विकास कर लिया है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आज का यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप संगम टीवी के साथ अब तक भी नहीं जुड़े हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करता है। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।